नमस्कार। प्राचीन काल से हमारे देश में नदियाँ माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आई हैं। इन नदियों के किनारे ही कई सभ्यताएं पनपती हैं, कई गांव बस्तियां बसती हैं और कई कहानियां बनती हैं। इन नदियों के किनारे ही हम तीज त्यौहार और उत्सव मनाते हैं। इन नदियों के किनारे ही प्राचीन काल से लेकर देखा जाए तो कई साधु संतों ने सालों तपस्याएं की हैं और हिंदू धर्म में तो कहा भी जाता है कि इन नदियों की गोद में ही मनुष्य की अंतिम यात्रा जो है वो पूरी होती है। ये नदियाँ ही हैं जो धरती और मनुष्य की प्यास बुझाती हैं। जब हम परेशानी में होते हैं, अवसाद में होते हैं, तो इन नदियों के किनारे अगर आके बैठ जाते हैं तो ये नदियाँ माँ के समान हमारी उन परेशानियों को हर लेती हैं और उस समस्या परेशानी को समाप्त कर देती हैं। इतना विश्वास भारत के लोगों में इन नदियों को लेकर है और जब इतना महत्व इन नदियों का है तो कई समस्याओं का समाधान भी ये नदियाँ कर सकती हैं। भारत में मध्य की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिनका एक क्षेत्र बुंदेलखंड होता है। और अब जब बुंदेलखंड की बात हम आपसे कर रहे हैं तो बुंदेलखंड की छवि पिछड़ापन, सूखा और गरीबी के तौर पर बनी हुई है समाज के अंदर। ये आखिर क्यों है? ये इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड में पानी नहीं है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था नदियों को जोड़ने का। वो समझते थे, वो जानते थे कि भारत में नदियों को अगर जोड़ दिया जाए तो जहाँ पर सूखे की समस्या है या जहाँ पर बाढ़ आती है उस समस्याओं का समाधान नदियों को जोड़ने से हो सकता है, एक उचित प्रबंधन से हो सकता है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना की अगर बात करें तो वो बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के अंत में इस परियोजना का भूमि पूजन कर दिया है और केन बेतवा नदियों के मिल जाने से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर किस तरीके से बदलेगी, अगले आधे घंटे में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे और बुंदेलखंड की यात्रा पर चलेंगे। बुंदेलखंड के उन जिलों में जाएंगे, उन कस्बों में जाएंगे, उन जगहों पर जाएंगे जहां लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। और अब जब उनको पता चल गया कि केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है तो क्या कुछ वो सोचते हैं, ये तमाम तस्वीर बुंदेलखंड की आपको बताने की कोशिश करेंगे। धरती को सुजलाम सुफलाम करने और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगभग 20 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की संकल्पना की थी। उन्होंने देश भर की नदियों को जोड़कर बिखरी पड़ी जलराशि के समुचित प्रबंधन का सपना देखा था। उनका सपना था देश की नदियां आपस में जुड़ें और जल की एक एक बूंद का उपयोग समाज और राष्ट्र के लिए हो। तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि भारत को मजबूत करने के लिए भारत के गांव और किसान को मजबूत करना होगा। अटल जी की परिकल्पना थी, उन्होंने बहुत पहले भी कहा था कि देश की आत्मा किसानों में बसती है, गांवों में बसती है और उनकी यही संकल्पना थी कि आपस में नदियों को जोड़ने से किसानों को बहुत फायदा होना है, ग्रामीण भारत को बहुत फायदा होगा। बुंदेलखंड, वो बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों से मिलकर बनता है। इस बुंदेलखंड के नसीब में सदियों से पिछड़ापन, गरीबी, पलायन, सूखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की कमी रही है, या यूं कहें कि आजादी के बाद पानी का सही प्रबंधन इस क्षेत्र में नहीं हो पाया। केन और बेतवा दोनों बुंदेलखंड की ही प्रमुख नदियां हैं। हम पानी कहीं बाहर से नहीं ला रहे हैं, ना हम गंगा जी को जोड़ रहे हैं ना यमुना जी को जोड़ रहे हैं, बल्कि हम बुंदेलखंड की दो नदियों का वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि जब जिस क्षेत्र में पानी की कमी हो वहाँ पहुँचा दिया जाए, या जिस क्षेत्र में पानी की अधिकता हो वहाँ से पानी की निकासी दूसरे क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से स्टोरेज के तौर पे कर दी जाए
जिससे पूरे के पूरे 12 महीने पानी मिल सके। केन और बेतवा बुंदेलखंड की प्रमुख नदियां हैं। इन दोनों नदियों पर ही बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा पीने के पानी, सिंचाई और अन्य उपयोग के लिए निर्भर रहता है। जिस केन और बेतवा नदी को मिलाकर बुंदेलखंड की प्यास बुझाने की बात हो रही है, उस केन नदी के उद्गम स्थल पर अब मौजूद हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रीठी ब्लॉक के घनिया ग्राम पंचायत में ममार गांव है, जहां से केन नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है जिसे, और यही वो उद्गम स्थल है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ नदी तो है ही नहीं, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। जी हाँ, यहाँ नदी 12 महीने नहीं होती है। यहाँ पर नदी जो है वो बारिश के बाद दीपावली के कुछ समय तक, और पहले या बाद में कह सकते हैं, तब तक यहाँ पानी रहता है और यहाँ पानी सूख जाता है। और इस वक्त जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पानी नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे और बुंदेलखंड का रुख जब करेंगे तब पानी वहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको लाने का मकसद यही था कि जिस केन और बेतवा नदी को मिलाने की बात की जा रही है, उसके मुहाने तक आपको लेकर जाएं और वहाँ से बुंदेलखंड की यात्रा भी आपको कराएं। केन नदी बुंदेलखंड के लोगों के लिए आस्था का केंद्र भी है। इसके उद्गम स्थल के पास प्राचीन काल की कई मूर्तियां और चंदेल कालीन मंदिरों की आकृतियां भी दिखीं। ऐसा कहा जाता है कि चंदेल शासक का जो है यहाँ पर ठहराव रहा, आसपास जो प्रमाण मिलते हैं उसमें कभी ना कभी वो यहाँ रुके होंगे, तभी बहुत पुराने समय से यहाँ मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ लोग यहाँ से वहाँ चली गई। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर उसी खजुराहो के तर्ज पर यहाँ मंदिर भी बहुत सारे देखे गए। केन नदी में जहां एक ओर बारिश में आने वाली बाढ़ से उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के निवाड़ी और टीकमगढ़ के लोग सूखे के अभाव में जीवन जीते हैं। 59,000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग का बुंदेलखंड बरसों से जलाभाव की समस्या से ग्रसित रहा है। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, यहाँ का भी भूजल स्तर बहुत ही खराब था और मेरे को लगता है कि ये भी सूखाग्रस्त क्षेत्र ही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगता था कि इस क्षेत्र व्यापी समस्या का समाधान बुंदेलखंड की दोनों प्रमुख नदियों केन और बेतवा को जोड़कर किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने इन दोनों नदियों को जोड़ने का संकल्प लिया। दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना पर मंथन शुरू हुआ और साल 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई। 25 अगस्त 2005 में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के बाद अगला काम था केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों, दोनों राज्य सरकारों के विभागों से इस परियोजना को शुरू करने के लिए तमाम क्लियरेंस लेना। इस काम में बहुत वक्त लग रहा था। इस देरी के पीछे की बड़ी वजह दोनों राज्यों और केंद्र में अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें रहीं। प्रथम चरण में पहली जो नदियों को जोड़े जाने का कार्य लिया गया था, वो केन बेतवा नदी को जोड़े जाने का काम लिया गया था। लेकिन बीच में 10 साल यूपीए की सरकार आई और यूपीए की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के लिए गए संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाने का उन्होंने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए। जब मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था, लोग एक ही बात कहते थे कि आप कुछ मत देना, इस क्षेत्र को पानी चाहिए। तो इस क्षेत्र की मूल जो आवश्यकता है पानी, अब इस क्षेत्र के अंदर किसानों को सिंचाई भी मिलेगी, पीने का पानी भी मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ इसके कारण बुंदेलखंड का जो टूरिज्म है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ओरछा से लेकर के जो टूरिज्म का सर्किट है, खजुराहो बर्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी है प्रधानमंत्री की, तो नया परिदृश्य बन रहा है। इस बीच साल 2018 में नदियों को जोड़ने का सपना देखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी दुनिया को अलविदा कह गए। लोगों को लगने लगा कि बुंदेलखंड का सूखा शायद कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदी जोड़ों के इस सपने को पूरा करने का बीड़ा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया और साल 2021 के मार्च महीने में न सिर्फ इस परियोजना के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन हुए, बल्कि 2021 के अंत में मोदी सरकार ने इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए।
मोदी सरकार की इस बुंदेलखंड को सूखे की समस्या से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अटल जी की 100वीं जयंती पर साल 2024 के अंत में मध्य प्रदेश के खजुराहो से विश्व की इस पहली नदी जोड़ो परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंचाई की चिंता तुम्हें नैया बेन, मोदी ने जुड़वा दई बेतमा और केन, खूब खेती लहराओ और सूखा भगाओ। अटल जी ने जो सपना देखा था कि हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ बहुत कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है, और इस विसंगति को दूर करने के लिए सामान्य अटल जी ने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना छतरपुर और पन्ना जिले में केन नदी पर विकसित की जा रही है। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई पर 0.1 किलोमीटर लंबाई के दौधन बांध और 2 टनल का निर्माण होगा। लिंक नहर की कुल लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 किलोमीटर सुरंग शामिल है। ये बोर्ड देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना, दौधन बांध, दूरी 0 मीटर। ये ग्राउंड जीरो है। ये वही जगह है जहां से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है। छतरपुर जिले का दौधन गांव आदिवासी गांव है। यहीं पर दौधन बांध बन रहा है जो करीब 2 किलोमीटर लंबा होगा, और यहीं से 221 किलोमीटर की एक कैनाल जो है वो भी निकलेगी, जिससे पानी छोड़ा जाएगा। बांध में 2853 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया जाएगा। इसमें दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, सागर और दतिया के लगभग 2000 गांवों में 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 जिले ललितपुर, झांसी, महोबा और बांदा का 2,51,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। देखिए, अगर पानी के मैनेजमेंट की बात करें तो बुंदेलखंड में सिर्फ ललितपुर जिले को ही आप स्टडी सेंटर बना दें, उसका मतलब अध्ययन का केंद्र बना दें, तो आपको पूरे बुंदेलखंड की पानी की बदहाली की तस्वीर समझ में आ जाएगी। ललितपुर जिले में 7 बांध हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे, मैंने तो कहीं नहीं सुने किसी जिले में, आप सामान्य ज्ञान की बात है कि किसी एक जिले में 7 बांध हो। अभी भी वहाँ पानी का संकट, नलों में पानी नहीं मिल रहा होगा अभी लोगों को, बहुत बड़ी आबादी है। ये है मिसमैनेजमेंट कि पानी हमारे पास होते हुए भी हम उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। तो ये कहानी ही पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर को बताती है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। यानी इसका लाभ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करी जाए तो लगभग 8 जिले मध्य प्रदेश के इस पूरी परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। लगभग 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होगी इस परियोजना से। साथ ही साथ अगर पीने के पानी की बात की जाए तो 40 लाख से अधिक परिवारों को इस परियोजना से पीने के पानी की सौगात मिलेगी। दौधन बांध छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बन रहा है। इस परियोजना में सबसे ज्यादा 5,761 हेक्टेयर जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व की ही जा रही है। सरकार ने इसके एवज में इतनी ही जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व को किसी अन्य स्थान पर दे दी है। इस बांध में लगभग जो पन्ना टाइगर रिजर्व का 5,700 हेक्टेयर्स और अन्य वन क्षेत्रों को मिला के लगभग 6,017 हेक्टेयर्स एरिया हमारे वन क्षेत्र का जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व को 6,017 हेक्टेयर गैर वन भूमि भी मिलेगा इस प्रोजेक्ट में, जिसमें हम जिन स्थानों को हम लोग वन्य प्राणियों के लिए प्रबंधन के लिए, उनके रहवास विकसित करने के लिए हैबिटेट मैनेजमेंट के कार्य जो है हम लोग करेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व की जमीन पर इस परियोजना के तहत बांध बनने से वन्य प्राणियों पर विपरीत असर भी पड़ने वाला है। जानवरों का रहवास दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने और नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एक विशेष प्लान भी बनाया गया है।
एक इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान जो ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए बनाया गया है। 8 ज़िले इसमें मध्य प्रदेश और 3 ज़िले यूपी के होंगे, जिसमें जो हमारे वन्य प्राणियों को जो यहाँ से उनका जो रहवास कम हो जाएगा, तो इन ज़िलों में जो वन का जो क्षेत्र है उसमें उनको रहवास उपलब्ध कराने के लिए वहाँ के स्टाफ की ट्रेनिंग और वहाँ के वन क्षेत्रों में ग्रासलैंड डेवलपमेंट का कार्य इत्यादि हम लोग चालू कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो कुप्रभाव वन्य प्राणियों के प्रबंधन पर पड़ेगा उसको मिटिगेट करने की मंशा है। हालांकि अब तक पानी की कमी का सामना पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणियों को भी करना पड़ रहा था, लेकिन इस परियोजना से उनको भी पानी मिल सकेगा। हमारे पार्क में भी पानी की समस्या है, तो कुछ हद तक जो हमारा लोअर वैली है, जो केन का वैली है, उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और सॉइल मॉइस्चर लेवल जो है इस बांध के बनने से बेहतर होगा हमारा मॉइस्चर रिजीम, और वन्य प्राणियों को वहाँ बांध बनने के उपरांत पानी प्राप्त हो पाएगा। दौधन बांध के डूब क्षेत्र में 9000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। पन्ना और छतरपुर जिले के 7200 परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जिस दौधन गांव के लोगों को प्रमुख तौर पर विस्थापित किया जाना है, उस दौधन गांव तक घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र से गुजर कर जाना पड़ता है। आज भी ये गांव बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लाते हैं कहीं से पानी लाते हैं तो बहुत दिक्कत है। लड़कियों की शादी होती है तो कोई की होती, कोई की नहीं हो पाती है इस पानी की वजह से। हाँ, और जो बहुएं लोग आती हैं तो वे बोलते हैं हमको नहीं बनना, तो वो लोग चले जाते हैं इधर से। और लड़कों की ऐसी शादी होता है, किसी की होना है किसी की नहीं होना है, क्योंकि यहाँ देखते हैं लोग हालत तो नहीं करते हैं, अपनी लड़कियों को नहीं दे सकते। सर सही हो रहा है कि यहाँ से लोग अपने अपनी जगह शिफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा लाइफ लुक की बन जाएंगी, भाई यहाँ पर रहोगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। अभी तो कोई के दर्द हो जाए तो भाई देखें भागने आप मोटरसाइकिल से, जब भी दवा कराना है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे डिलीवरी हो, गर्भवती चाहे हुए, तो ये परेशानी सब कछु की है। हमने रूट वगैरह कछु का है, कछु नहीं, जंगल ही जंगल है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए उनकी परिसंपत्ति के अतिरिक्त सामान्य वर्ग को 12.5 लाख रुपए प्रति परिवार और अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के लिए 13 लाख रुपए प्रति परिवार विशेष पैकेज के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। जो R&R का पैकेज है वो इनको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन में इनको 12.5 लाख रुपए एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी, और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये 12.5 बाई 20 मीटर का या ये प्लॉट ले लें, और इसके अतिरिक्त इनको 7 लाख रुपए और प्रोवाइड किए जाएंगे। हालांकि इस परियोजना का सबसे ज्यादा लाभ छतरपुर और पन्ना जिले के लोगों को ही मिलेगा। दोनों नदियों के मिल जाने से छतरपुर के 688 गांव और पन्ना के 326 गांव लाभान्वित होंगे। छतरपुर का 4,16,942.1 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा, तो वहीं पन्ना जिले के 93,800 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला है। इतना ही नहीं, छतरपुर को 51.07 मिलियन घन मीटर और पन्ना जिले को 3.75 मिलियन घन मीटर पेयजल मिलेगा। हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन, दीवार लेखन का काम हो गया, रैली निकलवाना, प्रभात फेरियों का आयोजन और ग्राम चौपालों का आयोजन, इस तरह की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, लगभग 10 प्रकार की ऐसी गतिविधियां हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई थी। तो उन गतिविधियों के माध्यम से हम लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में लोगों तक इस योजना के बारे में, परियोजना के बारे में हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है। हमारे यहाँ इस पानी के आने से 27 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन होगा वो भी हमारे ही क्षेत्र में रहेगा, जो हम दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से लेते थे। और इस बिजली के आने से जहाँ पे बिजली की कमी है वहाँ पूरी होगी। इस परियोजना के पहले चरण में केन बेसिन से दौधन बांध तक सालाना 6,590 मिलियन घन मीटर पानी मिलेगा, जिसमें से मध्य प्रदेश 2,350 मिलियन घन मीटर का उपयोग करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य को केन प्रणाली से सालाना 1,700 मिलियन घन मीटर पानी मिल सकेगा।
दौधन जलाशय से पानी का कुल उपयोग 4,543.52 मिलियन घन मीटर होगा, जिसमें घरेलू और औद्योगिक उपयोग और पर्यावरणीय रिलीज भी शामिल है। बाकी बचे 2035 मिलियन घन मीटर पानी में से 436 मिलियन घन मीटर पानी को सीधे जलाशय से मध्य प्रदेश के पन्ना और दमोह जिले को सलेहा लिफ्ट सिंचाई योजना के जरिए दिया जाना प्रस्तावित है। बुंदेलखंड के सफर में हम पहुंच गए हैं दमोह। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ढोंढन बांध के पास से जो 221 किलोमीटर की नहर निकलेगी वो दमोह जिले के कई गांवों से होकर गुजरेगी। उस नहर के जरिए दमोह जिले के 156 गांवों को पानी मिलने जा रहा है और करीब 26,935 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। दमोह जिले की सबसे बड़ी समस्या खासकर गर्मियों में अगर देखें तो नलकूपों का सूख जाना है, कुओं का सूख जाना है और कई गांव ऐसे हैं जो स्थानीय इलाकों में 2 से 3-4 नलकूपों और कुओं पर ही निर्भर हो जाते हैं। यहाँ की जवानी भी अक्सर पलायन कर जाती है क्योंकि खेती किसानी ही एकमात्र रोजगार का जरिया है और किसान अगर एक फसल लेगा तो कैसे अपने परिवार को चला पाएगा। नहर के जरिए दमोह जिले को मिलने वाले पानी से यहाँ का 26,935.1 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा और 156 गांव लाभान्वित होंगे। दमोह के लिए 1.15 मिलियन घन मीटर पानी पेयजल के लिए आरक्षित होगा। दमोह की महिलाओं को उम्मीद है कि केन बेतवा नदियों के जुड़ जाने से न सिर्फ गर्मियों में होने वाली पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा बल्कि खेती की क्षमता भी बढ़ेगी। अब यदि ये बेतवा नदी से हमारी नहर निकल जाएगी तो हमारे सभी ग्राम जितने भी दमोह जिला के हैं 156 हमारे गांव से नहर निकलेगी तो सभी लाभान्वित होंगे और सभी खुशहाल गांव होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूम, पानी गई न उबरे मोती मालिश चूम। जब पानी नहीं होता है घर में, यदि एक बूंद भी पानी नहीं हो घर में घड़ा पानी तो पर मन नहीं लगता काम में कि पानी नहीं है तो क्या करें। और जब पानी अच्छा भरा रहता है तो बहुत सुकून रहता है। सबसे मुख्य है पानी। अगर यहाँ पे रोजगार चाहिए या फैक्ट्री लगानी है या कोई भी व्यापार करना है, धंधा करना है तो उसके लिए पानी महत्वपूर्ण है और पानी की कमी है। अगर पानी आ जाएगा तो बहुत से रोजगार यहीं पे हो जाएंगे, फिर लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीकमगढ़ जिले के पलेरा ब्लॉक के गांव बन्ने बुजुर्ग में हमें एक किसान राघवेंद्र सिंह खेत पर काम करते हुए मिले। उनके खेत से लगा हुआ एक नाला है। उन्होंने बताया कि दौधन बांध से निकलने वाली नहर उनके खेत से 10 किलोमीटर दूर रामनगर ग्राम पंचायत से निकलेगी, लेकिन उसका पानी उनके खेत से लगे इस खंजा नाला तक आएगा, जिसके जरिए वो साल में 3 फसल ले पाएंगे। यहाँ से नहर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर निकलेगी और वहाँ से हम ये इस समय खड़े हैं जो बन्ने बुजुर्ग का खंजा नाला है। इस नाले के पास खंजा नाला, तारा नाला, 2 नाम से चलता है, खंजा नाला और तारा नाला। यहाँ से जब भी वो नहर चलेगी तो वहाँ से कुछ तालाबों को उनको भरना है। उन तालाबों का रिसाव इन नालों में, इस नाले में पानी आता है तो वो उस माध्यम से यहाँ पानी हमारे आ जाएगा। पानी आएगा तो दोनों वर्ग के किसान यहाँ अभी जो एक फसल ले पाते तो वो 3-3 फसल लेंगे एक साल में, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसान राघवेंद्र सिंह के खेत से हम निकले ही थे कि हमें धर्मीबाई मिल गईं। हम उनसे बात कर रहे थे। हमारी बातों की आवाज सुनकर धर्मीबाई के पति नाथू कुशवाहा लाठी का सहारा लेकर बाहर आ गए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर दोनों को लगता है कि पूरी उम्र जो उन्होंने समस्या झेली है वो केन और बेतवा के मिल जाने से खत्म हो सकती है। कि केन और बेतवा ये 2 नदी का जोड़ हो जाएगा तो टीकमगढ़ जिले में बहुत अच्छी पानी की संचार बन जाएगी, बहुत अच्छा पानी पर्याप्त हो जाएगा तो पंजाब भी बन जाएगी। हाँ, अबे कमजोर है पानी। इस बीच नाथू कुशवाहा और धर्मीबाई की तीसरी पीढ़ी भी स्कूल से घर लौट आई। गायत्री और देवेंद्र ने हमें बताया कि पानी लाने में काफी समय उनका जाया होता है। अब पानी आ जाएगा तो पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त मिल पाएगा। हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर कुआं है, वहाँ जाते हैं पानी भरने, 15-20 मिनट लग जाते हैं। कई बार तो हम लोग स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। गर्मी होती है, बरसात होती है, ठंड होती है और 12 मास हम लोगों को 1 किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ता है, जिससे हमारा पढ़ाई का समय बर्बाद हो जाता है।
यह परियोजना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को ही लाभ पहुंचाएगी। लिहाजा सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरूरत पड़े तो अपने गहने और मकान बेच दें, लेकिन इस बुंदेलखंड के किसान खेती की जमीन न बेचें। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मौके पड़े तो आप अपना कोई गहना गिरवे रख देना, पैसे की जरूरत पड़े तो अपना मकान बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी खेती की जमीन को बचा के रखना। ये क्षेत्र अब हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ये भविष्य इसका आने वाला है। ये परियोजना भले ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को राहत देगी, लेकिन इन दोनों राज्यों को इस परियोजना की कुल लागत का केवल 10% ही वहन करना है। 90% खर्च केंद्र की मोदी सरकार वहन करेगी। को मालूम है केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 90% फंडिंग करेगा। इसके अलावा 10% जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। तो जैसे ही फंडिंग का फाइनलाइजेशन हुआ वैसे ही सरकारों ने काम शुरू कर दिया। तो इसमें अमली जामा पहनाने में बहुत समय नहीं लगेगा और आने वाले समय पर आप देखेंगे कि हरित क्रांति की ओर बढ़ने लगेगा देश। बुंदेलखंड को भले ही गरीब और भूखा कहा गया, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड कई मायनों में समृद्धशाली है। ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में जन्म दैया विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दैया विधाता, बुंदेलखंड में। पूरे भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? हमारी धरती में पाया जाता है। पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? हमारी धरती में पाया जाता है। पूरे भारत के सैकड़ों ऐसे मिनरल्स हैं जो शायद देश में कहीं नहीं होंगे तो उस क्वालिटी के नहीं होंगे, वो होंगे बुंदेलखंड की धरती में। बुंदेलखंड वन संपदा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, बहुत बड़ा केंद्र है। बुंदेलखंड आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से कितना बड़ा केंद्र रहा है। पूरी धरती, पूरी भारत में या पूरे देश में राम बाल स्वरूप में है अयोध्या में। राजा राम कहाँ है? राजा राम हमारे बुंदेलखंड के ओरछा में है। तो इतनी बड़ी धरती जिसका इतना बड़ा धार्मिक महत्व हो, इतना ऐतिहासिक महत्व हो, इतना आपका प्राकृतिक महत्व हो, उस धरती को सूखा भूखा पिछला कहने वाले तो फिर वो उसके दुश्मन के अलावा और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सैकड़ों नदियों की विपुल जलराशि से समृद्ध है। प्रदेश की नदियों के आशीर्वाद से ये बहुउद्देशीय परियोजना बुंदेलखंड की जीवन रेखा साबित होगी। बरसा दो भोलेनाथ, पानी बरसा दो। बुंदेलखंड की ये महिलाएं अक्सर गाँव में चबूतरों पर, चौराहों पर, इस तरीके से मंदिरों पर भजन करती हुई दिखाई देंगी और भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि भगवान पानी बरसा दो। पानी आ जाएगा तो जो समस्या बुंदेलखंड की, सूखे की, पिछड़ापन की, भुखमरी की है, वो ख़त्म हो जाएगी। नदियाँ अपना काम करेंगी, भगवान से प्रार्थना भी ये महिलाएं करती ही रहती हैं। लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं जब केन और बेतवा नदी को जोड़ दिया जाएगा और जब ये नदियाँ जुड़ जाएंगी, इससे ना सिर्फ खेती किसानी को पानी मिलेगा, बल्कि जो महिलाएं पूरे बुंदेलखंड में दूर दूर से सर पर गगरिया रखकर, बर्तन रखकर कई किलोमीटर दूर पानी लेकर आती हैं, दिन भर कई बार लग जाता है, उससे निजात मिलेगी। और यहाँ की जो जवानी है, वो जवानी जो पलायन कर जाती है, वो जवानी पलायन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे होंगे, हरा भरा बुंदेलखंड होगा। आज जो सूखा बुंदेलखंड है, ये तस्वीर बदल जाएगी। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।